साल था 1962, नवंबर का महीना। लद्दाख की बर्फीली घाटियों में हड्डियां जमा देने वाली ठंड थी। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना मुश्किल हो जाता था। लेकिन उस ठंड में भी भारतीय सैनिकों के सीने में जोश की आग जल रही थी। देश की सीमाओं पर खतरा मंडरा रहा था। चीन की सेना लगातार आगे बढ़ रही थी और भारत के पास संसाधन सीमित थे। परंतु जब बात मातृभूमि की रक्षा की आती है तो संख्या नहीं बल्कि साहस ही असली हथियार बन जाता है। और इसी साहस की मिसाल थी रेजांग ला की लड़ाई। चुशुल सेक्टर में बसा ये इलाका भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण था। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित रेजांग ला में बर्फ, हवा और मौत तीनों हमेशा मौजूद रहते हैं। यहां की रातें इतनी सर्द होती हैं कि पानी पल भर में बर्फ बन जाता है और सांसें धुंधली पड़ जाती हैं। लेकिन 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी वहां तैनात थी और इन सर्द हवाओं से लड़ते हुए भी उनके हौसले जमे नहीं बल्कि और मजबूत हुए। इन जवानों का नेतृत्व कर रहे थे मेजर शैतान सिंह, एक ऐसा नाम जो आज भी भारतीय सेना के इतिहास में अमर है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद कई सालों से सिमर कर रहा था। चीन ने अक्साई चिन के इलाके में सड़क बना ली थी जो भारत की नजरों से छिपी रही। जब भारत ने इसका विरोध किया तो चीन ने सीमा को लेकर अपनी नीतियां और आक्रामक बना दी। भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत सैनिकों को ऊंचाई वाले इलाकों में भेजा गया ताकि हर इंच भूमि पर भारत का झंडा लहरा सके। लेकिन ये जगहें दुर्गम थीं, संसाधन कम थे और संचार के साधन सीमित। इसके बावजूद हर सैनिक के भीतर यह विश्वास था कि चाहे हालात कितने भी कठिन हों, वे पीछे नहीं हटेंगे। उस समय रेजांगला चौकी पर 120 जवान तैनात थे, ज्यादातर उत्तराखंड और कुमाऊं क्षेत्र से आए हुए सिपाही। उनका अनुशासन, साहस और भाईचारा इतना मजबूत था कि हर एक अपने कमांडर के आदेश को आखिरी शब्द मानता था। नवंबर की 17 तारीख की रात असामान्य रूप से शांत थी। बर्फीली हवा में खामोशी थी, लेकिन हर सैनिक को अंदेशा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। मेजर शैतान सिंह अपने जवानों के बीच घूम रहे थे, हर चौकी का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, भाइयों, हमें इस चौकी को किसी भी कीमत पर बचाना है, चाहे जो हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। सैनिकों ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जय हिंद साहब। और उस एक आवाज में ऐसा उत्साह था कि ठंडी हवा भी जैसे थम गई। हर किसी ने अपने हथियारों को साफ किया, अपने गोला बारूद को तैयार रखा। उनके पास पुराने जमाने की .303 तीर राइफलें थीं, सीमित कारतूस, कुछ मशीन गनें और कुछ हाथ गोले। चीनियों के पास भारी तोपखाने, स्वचालित हथियार और मोर्टार थे। लेकिन भारतीय सैनिकों को इन सब का फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए सबसे बड़ा हथियार था उनका देश, उनका विश्वास। 18 नवंबर 1962 की सुबह जब सूरज पहाड़ों के पीछे से झांकने की कोशिश कर रहा था, तभी ठंडी हवा के साथ एक और आवाज गूंज उठी, दुश्मन की गोलियों की। चीनी सैनिकों ने 3 दिशाओं से भारतीय चौकी पर हमला शुरू कर दिया। वे लगभग 2000 की संख्या में थे। उनकी रणनीति थी कि भारतीयों को चारों ओर से घेर लिया जाए ताकि कोई बच ना सके। लेकिन भारतीय जवान पहले से तैयार थे। लांस नायक रामचंद्र यादव की सेक्शन ने सबसे पहले जवाबी फायरिंग शुरू की। उनकी गोलीबारी इतनी सटीक थी कि पहली लहर में आने वाले चीनी सैनिकों की दर्जनों लाशें बर्फ पर गिर गईं। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। चीनी सैनिक लगातार बढ़ते जा रहे थे। उनकी संख्या, उनका हथियार और उनकी स्थिति भारतीयों से कहीं बेहतर थी। लेकिन भारतीयों के पास जोश और जुनून था। चीनी सैनिकों ने भारी मोर्टार से फायरिंग शुरू की। बर्फ उड़ रही थी, जमीन कांप रही थी और गोलियों की बारिश हो रही थी। भारतीय सैनिकों ने अपने मोर्चे नहीं छोड़े। हर कोई अपनी जगह पर डटा रहा। गोलियां खत्म होने लगी, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। कुछ सैनिकों ने अपने साथी की राइफल उठाई और फायर जारी रखा। कुछ ने ग्रेनेड फेंके और जब गोला बारूद खत्म हो गया तो पत्थर उठा लिए। ये लड़ाई अब जीवन और मृत्यु के बीच की हो गई थी। मेजर शैतान सिंह एक चौकी से दूसरी चौकी तक दौड़ रहे थे। वे अपने सैनिकों से कहते, डटे रहो बेटो, ये हमारी धरती है, इसे हम छोड़ नहीं सकते।
वे जानते थे कि हालात बेहद कठिन हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। गोलियां उनके चारों ओर से गुजर रही थीं, लेकिन वे डरे नहीं। उन्होंने अपने वायरलेस ऑपरेटर से कहा, मुख्यालय को बताओ, हम अपनी जगह पर हैं, लड़ाई जारी है। और वो संदेश इतिहास बन गया, क्योंकि उसके बाद उस वायरलेस पर कोई जवाब नहीं आया। लेकिन मेजर शैतान सिंह और उनके जवानों ने उस चौकी को आखिरी सांस तक बचाया। चीनी सेना पश्चिम दिशा से भी बढ़ रही थी। उन्होंने ऊंचाई का फायदा उठाकर मशीन गनों से लगातार गोलियां चलानी शुरू की, लेकिन भारतीय जवानों ने हार नहीं मानी। नायक बहादुर सिंह ने अपनी सेक्शन के साथ पूरी ताकत से मुकाबला किया। उनकी पोजीशन पर सैकड़ों गोलियां दागी गईं, लेकिन उन्होंने तब तक फायरिंग जारी रखी जब तक उनका आखिरी कारतूस खत्म नहीं हो गया। जब बंदूकें शांत हो गईं, तो वे अपने साथी के साथ बाहर निकले और हाथों से ही दुश्मनों पर टूट पड़े। कई चीनी सैनिकों को उन्होंने निहत्थे मार गिराया, लेकिन आखिरकार वे भी शहीद हो गए। इसी बीच सिपाही हरि सिंह अपनी लाइट मशीन गन के साथ मोर्चे पर डटे रहे। उन्होंने अकेले ही दुश्मन की पूरी टुकड़ी को रोक दिया। जब वे घायल हुए, तब भी वे ट्रिगर नहीं छोड़ पाए। बाद में जब युद्ध खत्म हुआ और बर्फ पिघली, तो वे उसी हालत में पाए गए। मशीन गन अब भी उनके हाथ में थी और चेहरा दुश्मन की दिशा में था। उनके साथी सिपाही चंद्रपाल ने घायल साथियों को निकालने की कोशिश की, लेकिन खुद गोली लगने से गिर गए। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में अपने साथियों से कहा, देश को बताना, हमने हार नहीं मानी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, बर्फ लाल होती जा रही थी, लेकिन भारतीय सैनिकों का हौसला अटूट था। मेजर शैतान सिंह अब भी मैदान में थे। वे घायल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, मुझे छोड़ दो, तुम लड़ाई जारी रखो। उनके जवान उन्हें पीछे ले जाना चाहते थे, पर उन्होंने इनकार कर दिया। वे बर्फ में गिर पड़े और वहीं अपनी आखिरी सांस ली। उनका शरीर बाद में जब मिला, तो वे उसी मुद्रा में थे, जैसे अब भी मोर्चे की निगरानी कर रहे हों। बर्फ से ढकी उन पहाड़ियों पर अब मौत और वीरता दोनों एक साथ मौजूद थे। गोलियों की गूंज थम नहीं रही थी, पर भारतीय सैनिकों के दिलों में डर की कोई जगह नहीं थी। हर सैनिक जानता था कि अब यह जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई नहीं, बल्कि सम्मान और देश की रक्षा की लड़ाई है। चीनी सैनिक लगातार बढ़ते जा रहे थे। उनकी गोलियों ने कई बंकर तोड़ दिए थे, पर हर बंकर में बैठे भारतीय जवान ने तब तक लड़ाई लड़ी जब तक उसकी सांसें चली। कई सैनिकों ने अपनी जगह से हटने से इनकार कर दिया, यहां तक कि जब उनके साथी शहीद हो गए, तब भी वे अकेले मोर्चा संभाले रहे। पहाड़ों की ठंडी हवा अब बारूद की गंध से भरी थी। रेजांगला की बर्फ लाल हो चुकी थी और हर बूंद में वीरता झलक रही थी। उस समय कोई संचार नहीं था, कोई बैकअप नहीं था, कोई हेलीकॉप्टर नहीं आने वाला था। हर सैनिक को पता था कि वे अकेले हैं और शायद कोई मदद नहीं आएगी। लेकिन इस सच्चाई ने उन्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि और मजबूत बना दिया। ये वो क्षण था जब हर सैनिक के भीतर एक ही विचार था, अगर हम आज नहीं लड़ेंगे तो कल कोई और लड़ेगा, पर यह जमीन हमारी रहेगी। वे चीखते नहीं थे, बस गोली चलाते थे, और हर गोली के साथ उनके सीने में देशभक्ति की आग और तेज हो जाती थी। रेजोंगला की लड़ाई अब चरम पर पहुंच चुकी थी। चीनी सैनिकों की तीसरी लहर आगे बढ़ी। वे अब इतनी नजदीक आ चुके थे कि गोली चलाने की जरूरत भी नहीं थी। अब लड़ाई आमने सामने की थी। भारतीय सैनिकों ने जब देखा कि दुश्मन बहुत पास आ चुका है, तो उन्होंने अपनी बंदूकें छोड़कर हाथों से, पत्थरों से और यहां तक कि राइफल के बट से भी लड़ाई जारी रखी। बर्फ पर लहू की धाराएं बह रही थी, लेकिन कोई पीछे नहीं हट रहा था। हर सिपाही अपने कमांडर मेजर शैतान सिंह की तरह लड़ रहा था, बेखौफ, निडर और आखिरी सांस तक वफादार। मेजर शैतान सिंह अब घायल होकर जमीन पर पड़े थे। उनकी सांसें धीमी हो रही थीं, पर उनकी निगाहें अब भी अपने सैनिकों पर थीं। वे हर बार अपनी आंखें उठाकर देखते और हर बार अपने जवानों को उसी जोश से लड़ते देखकर मुस्कुराते। उन्होंने अपने साथियों से कहा, तुम लड़ाई जारी रखो, मैं यही रहूंगा। वे धीरे धीरे ठंडी बर्फ में समा गए। उनका शरीर ठंडा हो गया, लेकिन उनकी आत्मा उस पहाड़ी पर अमर हो गई।
जिन सैनिकों ने उन्हें देखा वे आज भी कहते हैं कि जब वे गिरे तो ऐसा लगा जैसे कोई देवता गिरा हो। उनका चेहरा शांत था, जैसे उन्हें अपनी मौत का नहीं बल्कि अपने देश की जीत का गर्व था। घंटों तक गोलियों की आवाज गूंजती रही। धीरे धीरे आवाजें थमने लगी। रेजोंगला अब शांत था, पर यह शांति किसी विजय की नहीं बल्कि बलिदान की थी। सूरज डूबने लगा था और बर्फीली हवा फिर से बहने लगी थी। चारों तरफ सिर्फ बर्फ थी और उन 120 भारतीय सैनिकों के शरीर जो अब भी अपनी जगह पर थे। किसी के हाथ में राइफल थी, किसी के पास खाली कारतूस और किसी की उंगलियां अब भी ट्रिगर पर जमी थीं। जब कुछ दिन बाद भारतीय सेना की एक टुकड़ी वहां पहुंची तो जो दृश्य उन्होंने देखा वो किसी भी इंसान की आंखें नम कर सकता था। पूरे इलाके में सन्नाटा था। हवा में बारूद और खून की गंध थी। हर ओर वीरता की तस्वीरें बिखरी थीं। एक बंकर में मेजर शैतान सिंह का शरीर था। वे अपने रेडियो के पास पड़े थे, राइफल हाथ में थी, चेहरा दुश्मन की दिशा में था। दूसरे बंकर में लांस नायक रामचंद्र यादव थे। उनका शरीर झुका हुआ था, लेकिन बंदूक अब भी उनके कंधे पर थी। हर जगह वही कहानी थी। किसी ने अपनी जान दी, लेकिन जमीन नहीं छोड़ी। जब गिनती की गई तो पाया गया कि 120 में से 109 जवान शहीद हो चुके थे। बाकी घायल थे, कुछ बेहोश पड़े थे, कुछ बर्फ में दबे हुए थे, लेकिन किसी ने भागने की कोशिश नहीं की थी। हर किसी ने अपनी जगह पर रहकर देश की रक्षा की थी। उन शहीदों के शरीर जब उठाए गए तो बर्फ ने उन्हें इस तरह संभाला था मानो धरती खुद उन्हें गोद में लिए हुए हों। उनके चेहरे पर शांति थी और आंखों में एक संतोष, जैसे वे कह रहे हों, हमने अपना वादा निभाया। चीनियों ने इस लड़ाई में सैकड़ों सैनिक खोए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि 120 सैनिक इतने साहस के साथ लड़ेंगे। उन्हें लगा था कि भारतीय आसानी से हार मान लेंगे, लेकिन रेजांगला ने उन्हें दिखा दिया कि भारतीय सैनिक जब तक सांस लेते हैं तब तक हार शब्द उनके शब्दकोश में नहीं आता। चीन ने उस इलाके को भले ही कुछ समय के लिए कब्जे में लिया, पर वो कब्जा स्थायी नहीं रहा। जब युद्ध विराम हुआ तो रेजांगला फिर से भारतीय धरती के गर्व का प्रतीक बन चुका था। मेजर शैतान सिंह को उनकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया, भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान। उनकी बटालियन 13 कुमाऊं रेजिमेंट को रेजांगला हीरोज के नाम से जाना जाने लगा। आज भी जब उनके नाम का जिक्र होता है तो हर भारतीय सैनिक का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उनके साथियों को भी सेना ने सम्मानित किया, लेकिन जो उन्होंने किया उसका कोई पुरस्कार नहीं हो सकता। उन्होंने जो इतिहास लिखा वो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। रेजांगला की ये लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, ये भारतीय साहस की परिभाषा थी। ये बताती है कि कैसे सीमित संसाधनों, ठंडी हवाओं और असंभव परिस्थितियों में भी अगर दिल में जज्बा हो तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। जब दुनिया के कई देशों ने यह खबर सुनी कि 120 सैनिकों ने 2000 सैनिकों को रोका तो हर तरफ भारत की बहादुरी की चर्चा होने लगी। आज भी लद्दाख के चुशुल में रेजांगला वॉर मेमोरियल खड़ा है। वहां हर साल 18 नवंबर को सेना और आम नागरिक इकट्ठा होते हैं शहीदों को श्रद्धांजलि देने। मेमोरियल की दीवार पर लिखा है, हाउ कैन अ मैन डाई बेटर देन फेसिंग फियरफुल ऑड्स फॉर द एशेज ऑफ हिज फादर्स एंड द टेम्पल्स ऑफ हिज गॉड्स। जब सूरज की किरणें उस पत्थर पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे शहीदों की आत्माएं मुस्कुरा रही हों। रेजांगला आज भी भारतीय सेना के लिए एक पवित्र स्थान है। वहां की हर बर्फ की कण में, हर पत्थर में, हर हवा में उन सैनिकों की गूंज है जिन्होंने कहा था, हम पीछे नहीं हटेंगे। जब भी भारतीय जवान वहां तैनात होते हैं वे उन वीरों की तस्वीरें देखते हैं, उनके नाम पढ़ते हैं और मन ही मन प्रण लेते हैं कि अगर वक्त आया तो वे भी वही करेंगे जो उनके पूर्वजों ने किया था। आज का सैनिक जब उस पोस्ट पर खड़ा होता है तो उसे याद आता है कि कभी यहां 120 जवानों ने दुनिया को दिखा दिया था कि वीरता क्या होती है। उस ऊंचाई पर जहां सांस लेना भी मुश्किल है, वहां उन्होंने अपना खून बहाया ताकि देश चैन से सांस ले सके। रेजांगला की बर्फ सिर्फ बर्फ नहीं, ये इतिहास है।
ये प्रेरणा है, ये बलिदान का प्रतीक है। रेजांगला की लड़ाई भले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई देने लगी थी। जब यह खबर दिल्ली पहुंची कि 120 भारतीय सैनिकों ने 2000 चीनी सैनिकों को रोक दिया, तो पूरा देश गर्व और शोक दोनों से भर गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इन वीरों की कुर्बानी पर गर्व करें या उनके खो जाने पर रोएं। अखबारों में बड़े बड़े शीर्षक छपे। 13 कुमाऊं के जवानों ने इतिहास रच दिया। रेजांगला के हीरो, जिन्होंने मरकर अमरता पाली। हर भारतीय का दिल इन गुमनाम नायकों के लिए धड़कने लगा। ये वो दौर था जब भारत 1962 के युद्ध से टूट चुका था। चारों ओर निराशा का माहौल था, लेकिन रेजांगला ने उस अंधेरे में एक ऐसी रोशनी जलाई जो आने वाले वर्षों तक भारतीय आत्मा को जगाती रही। मेजर शैतान सिंह और उनके 120 साथी उस हार के बीच भी जीत के प्रतीक बन गए। वे ये याद दिलाने लगे कि हार जीत केवल संख्या से तय नहीं होती, बल्कि जज्बे से होती है। दिल्ली में संसद भवन में जब इन शहीदों का जिक्र हुआ, तो वहां बैठे हर सदस्य की आंखें नम हो गईं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा, रेजांगला के वीरों ने दिखा दिया है कि भारतीय सैनिक किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हट सकता। उस समय के रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन ने भी कहा था कि इस लड़ाई ने भारतीय सेना की आत्मा को नई दिशा दी है। लेकिन सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उन्हें उनके अपने साथियों ने दी, जो कहते थे कि जब हम उस मैदान में गए और उन्हें देखा, तो हमें गर्व हुआ कि हम उसी धरती के सिपाही हैं। रेजांगला की लड़ाई ने भारतीय सेना की सोच बदल दी। इसने ये दिखा दिया कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, सीमित हथियार और कम संसाधन कभी भी किसी सैनिक की हिम्मत को नहीं तोड़ सकते। इसके बाद भारतीय सेना ने अपने पर्वतीय युद्ध प्रशिक्षण को और मजबूत किया। लद्दाख और पूर्वोत्तर में नई चौकियां स्थापित की गईं, बेहतर कपड़े, आधुनिक हथियार और संचार प्रणाली लाई गई। परंतु असली सीख ये थी कि सैनिक का सबसे बड़ा बल उसका मनोबल होता है। रेजांगला के शहीदों के परिवारों की कहानियां भी उतनी ही भावुक थीं। कई जवान ऐसे थे जिनकी शादी को बस कुछ महीने ही हुए थे। किसी की मां गांव में रोज मंदिर में दिया जलाती थी, ये सोचकर कि उसका बेटा लौट आएगा। जब डाक से उनके शहीद होने की खबर आई, तो गांव भर की आंखें रो पड़ी। पर उन्हीं माताओं ने कहा, हमारे बेटे मरे नहीं, अमर हो गए। यही भारतीय संस्कृति की आत्मा है, जहां बलिदान को मृत्यु नहीं, अमरत्व कहा जाता है। लद्दाख की उस बर्फीली घाटी में आज भी जब हवा चलती है, तो ऐसा लगता है जैसे उन सैनिकों की आवाजें गूंज रही हों, जय हिंद, हम पीछे नहीं हटेंगे। वहां के स्थानीय लोग आज भी उन्हें देवता मानते हैं। जब भी कोई नया सैनिक उस पोस्ट पर तैनात होता है, तो वो सबसे पहले जाकर उस मेमोरियल के सामने सलाम करता है और मन ही मन प्रण लेता है कि अगर वक्त आया तो वही करेगा जो उन 120 वीरों ने किया था। 1966 का युद्ध भारत के लिए दर्दनाक था, लेकिन रेजांगला ने उस दर्द को गर्व में बदल दिया। दुनिया भर में जब विश्लेषकों ने इस युद्ध का अध्ययन किया, तो उन्होंने लिखा कि अगर रेजांगला जैसी लड़ाइयां हर मोर्चे पर होती, तो परिणाम कुछ और होते। कई विदेशी सैन्य इतिहासकारों ने इसे दुनिया की सबसे साहसी लड़ाइयों में से एक बताया, क्योंकि इतिहास में बहुत कम उदाहरण हैं जब इतने छोटे दल ने इतनी बड़ी सेना को इतने लंबे समय तक रोके रखा। रेजांगला की लड़ाई के बाद भारत ने अपने रक्षात्मक ढांचे को फिर से खड़ा किया। 1965 और 1971 में जब भारत ने दुश्मनों से दोबारा युद्ध लड़ा, तो रेजांगला की वीरता हर सैनिक की प्रेरणा बनी। 1961 के युद्ध में जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सामने जीत हासिल की, तो कई अधिकारियों ने कहा, ये जीत उन शहीदों को समर्पित है जिन्होंने 1966 में हमें सिखाया कि हारना क्या होता है और जीतने की असली कीमत क्या होती है। आज जब आप लद्दाख के चुशुल सेक्टर में जाते हैं, तो वहां एक विशाल स्मारक खड़ा दिखाई देता है। उसे देखकर आप समझ जाते हैं कि यह सिर्फ पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि उन आत्माओं का प्रतीक है जो आज भी भारत की सीमाओं की रक्षा कर रही हैं।
वहां हर साल 18 नवंबर को सूर्योदय के समय सेना के बैंड की धुनें बजती हैं और जब सूरज की पहली किरणें उन नामों पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे 120 वीर फिर से सलामी दे रहे हों। उस दिन बर्फ पर कदम रखने की भी इजाजत नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वो जमीन पवित्र है, वो जमीन जिसने देश के लिए अपना सब कुछ दे दिया। रेजांगला का नाम अब केवल एक भौगोलिक बिंदु नहीं रहा, ये भारतीय आत्मा का प्रतीक बन चुका है। जब भी कोई भारतीय सैनिक सीमाओं पर जाता है तो वो रेजांगला को याद करता है। जब भी किसी प्रशिक्षण में बलिदान और वफादारी की बात होती है तो मेजर शैतान सिंह और उनके जवानों का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उनकी कहानी सिर्फ एक पीढ़ी की नहीं, हर पीढ़ी की प्रेरणा है।